Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today in this video we will discuss about the Bill of Rights of USA Constitution. USA Constitution में जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट से हम उन्हें कहते हैं बिल ऑफ राइट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। 1787 में उसे पेश किया गया और 88 में उसकी रेटिफिकेशन हुई और 1789 में ये प्रॉपरली सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना। और जब ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना तभी बिल ऑफ राइट्स के लिए परपोज किया गया कि 10 अमेंडमेंट्स करनी है। बिल ऑफ राइट 1789 में परपोज हुई और उनकी रेटिफिकेशन 1791 में हुई और यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स कंफर्म हो गए और 10 अमेंडमेंट्स हुई। साथ ही यहाँ पर एक सवाल आता है कि 10 अमेंडमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। उस वजह से ये ज़रूरत थी कि इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज ना हो। सो इसलिए ये 10 अमेंडमेंट्स कंफर्म की गई ताकि उन्हें मुकम्मल राइट्स मिलते रहें। नाउ वी विल डिस्कस दीज 10 अमेंडमेंट्स इन डिटेल। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट की गई वो थी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच। इसमें यह था कि जो गवर्नमेंट थी उसे प्रोहिबिट किया गया, उसे रोका गया कि वो किसी ऑफिशियल रिलीजन को इस्टेब्लिश ना करे और ना ही किसी इंडिविजुअल को किसी रिलीजन से रोके, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है, वो जो चाहे रिलीजन अख्तियार कर सकता है। और रिलीजन के साथ साथ उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दी गई, मतलब कि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो बिलीव्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकते हैं। और साथ ही उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दी गई, मतलब कि जो न्यूज़पेपर है, जो भी मीडिया है, उनको ये आज़ादी दी गई कि अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ़ कोई भी स्टेटमेंट देना चाहता है और उसके पास प्रूफ है तो उसे मुकम्मल आज़ादी है कि वो उसे लिख सकता है। और इसके साथ उन्हें फ्रीडम ऑफ असेंबली का भी राइट दिया गया। इसमें यह था कि जो भी लोग हैं वहाँ पर कहीं भी अगर गैदर होना चाहते हैं, इकट्ठे होकर कुछ करना चाहते हैं, बेशक स्ट्राइक ही क्यों ना हो, तो उन्हें मुकम्मल आज़ादी है कि वो असेंबल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें फ्रीडम ऑफ पिटिशन का भी राइट दिया गया। इसमें यह था कि अगर कोई भी शख्स चाहे तो वो सूट फाइल कर सकता है किसी के अगेंस्ट, इवन अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। दी सेकंड अमेंडमेंट वाज राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स। इसमें यह था कि जो भी लोग अपने पास आर्म्स रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं और गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल का ये राइट इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। द थर्ड अमेंडमेंट वाज हाउसिंग ऑफ सोल्जर्स। बरतानिया में यह होता था कि जो उनके ट्रूप्स होते थे, उनके फौजी सोल्जर्स, वो क्या करते थे कि वो सिविलियंस के घरों में जाकर पनाह लेते थे, चाहे उसमें ओनर की मर्ज़ी हो या ना हो, मतलब ज़बरदस्ती घुस जाते थे। और उनके जो मिलिट्री जनरल्स होते थे वो सिविलियंस को ऑर्डर देते थे कि आप इनको नहीं रोकेंगे। और फिर जब ये थर्ड अमेंडमेंट हुई तो फिर सिविलियंस को ये राइट दिया गया कि अगर ओनर की मर्ज़ी नहीं है तो फिर सोल्जर्स घर में स्टे नहीं कर सकते। द फोर्थ अमेंडमेंट वाज सर्च एंड अरेस्ट वारंट्स। बर्तानिया के जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते थे वो क्या करते थे कि बगैर अरेस्ट वारंट के किसी के भी घर में घुस जाते थे और सर्चिंग करते थे। तो इस फोर्थ अमेंडमेंट के बाद उन पब्लिक ऑफिशियल्स को लिमिट कर दिया गया कि वो बगैर अरेस्ट वारंट के और बगैर सर्च वारंट के किसी के भी घर में नहीं जा सकते। द फिफ्थ अमेंडमेंट वाज राइट्स इन क्रिमिनल केसेस। इसमें ये कहा गया कि जो भी लोग होंगे जिन्होंने कोई भी सीवियर क्राइम किया हो, मतलब जो अक्यूज़ड होंगे, तो उनके लिए एक जज नहीं बैठेगा बल्कि जूरी बैठेगी। और साथ साथ ये भी कहा गया कि किसी भी बंदे को एक ही ऑफेंस के लिए बार बार ट्रायल नहीं किया जाएगा। और साथ ये भी कहा गया कि किसी भी बंदे को विदाउट फ्री एंड फेयर ट्रायल सज़ा नहीं दी जाएगी। फ्री एंड फेयर ट्रायल इसका हक है और ये इसका राइट होना चाहिए और कोई भी इस राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। सिक्स्थ अमेंडमेंट वाज राइट्स इन सिविल केसेस। इस अमेंडमेंट के अंदर भी अक्यूज्ड के बारे में बताया गया है, मगर इस अमेंडमेंट के थ्रू उसे और ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी अक्यूज्ड होगा उसको ये राइट होगा कि स्पीडी ट्रायल हो, मतलब कि इतनी ज़्यादा लेट ना हो ट्रायल के अंदर। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी अक्यूज्ड होगा उसके पास ये राइट होगा कि वो अपने साथ एक वकील हायर करे। अगर वो इस केपेबल नहीं है कि वो वकील कर सकता है तो फिर स्टेट उसको एक लायर करके देगी जो कि उसको डिफेंड करेगा। दी सेवन्थ अमेंडमेंट वाज फेयर ट्रायल। इसमें यह कहा गया कि जो फेडरल के केसेस होंगे उसमें एक जज डिसीजन नहीं देगा बल्कि जूरी बैठेगी और वही डिसीजन देगी, मतलब कि इस तरह के जितने भी केसेस होंगे उनमें मोर देन वन जज का होना लाजमी है। उसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के अंदर ये भी कहा गया कि स्पीडी एंड फेयर ट्रायल होगा और जो जूरी बैठेगी वो इम्पार्शियल होगी, मतलब कि न्यूट्रल होगी। और जो आपके अगेंस्ट विटनेस होगा वो भी कन्फ्रंट होगा, मतलब कि वो आपके सामने फेस टू फेस होगा। ये नहीं होगा कि बंद दरवाज़ों के अंदर फैसला किया जाए या उसे छुपा लिया जाए। और साथ साथ ये भी बताया गया कि जो आपके चार्जेस होंगे, जो दफ़ात लगी होंगी, वो आपको बताई जाएंगी।
دی ایٹھ امینڈمنٹ واز بیلس فائنس اینڈ پنشمنٹ. اس امینڈمنٹ میں یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ تعداد میں بیلس دی جاتی ہیں یا زیادہ فائن کر دیا جاتا ہے تو اس سے پروہیبٹ کیا گیا اور اسے بین کیا گیا. اور دوسرے نمبر پر جو کریولٹی ہے، جو پنشمنٹس ہیں اور جو ظالمانہ پنشمنٹس ہیں لائک کریولٹی فار انیوژول، اسے بھی بین کیا گیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی ڈیفینڈنٹ ہے، اسے بیل مل گئی ہے اور وہ واپس جا رہا ہے تو اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ایز فار شیورٹی. تو اگر وہ اتنی پیمنٹ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بھی اس امینڈمنٹ کی وائلیشن ہوگی. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جو فائن ہے، اگر کسی ملزم پر اتنا فائن ڈال دیا جاتا ہے جو کہ وہ پے نہیں کر سکتا، اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، تو پھر بھی یہ اس امینڈمنٹ کی وائلیشن ہوگی. دا نائنتھ امینڈمنٹ واز رائٹس ریٹینڈ بائی پیپل. مطلب کہ جو رائٹس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ نہیں کرتا. ویسے تو کانسٹیٹیوشن سارے رائٹس ہی پرووائڈ کرتا ہے، لیکن آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا پرائیویسی، جو کہ یو ایس اے کے کانسٹیٹیوشن میں شامل نہیں ہے. ویسے تو کچھ حد تک وہ پرائیویسی دیتا بھی ہے، جیسے کہ سولجرس کو لوگوں کے گھروں میں جانے سے روکا گیا، یہ بھی ایک پرائیویسی ہے. لیکن جو نائنتھ امینڈمنٹ ہے یہ کچھ زیادہ ہی پرائیویسی دیتی ہے. جیسے کہ کوئی بھی پرسنل ڈیسیشن لینا چاہتا ہے، فارس اونس باڈی اپنے آپ کے لیے کوئی بھی ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں، ایز فار دی ہیلتھ، ایز فار دی بیوٹی، مطلب کہ جو بھی آپ اپنے کنسرن ڈیسیشنز لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی خود کی چوائس ہوگی اور یہ آپ کا رائٹ ہے. دی ٹینتھ امینڈمنٹ واز پاورس ریٹینڈ بائی اسٹیٹ اینڈ پیپل. مطلب کہ جو پاورس فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلی گئیں، لیکن کچھ پاورس جو ڈیلیگیٹ نہیں ہوئی وہ سب اسٹیٹ اور لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں، جیسے کہ میرج اور ڈائیورس کی پاور اسٹیٹ اور لوگوں کے پاس ہے. That's all about today's lecture. Thank you. Stay blessed.